सभी को नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त कपिल त्यागी। आज की क्लास बजट 2025-26 है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा बजट 2025-26। भारत में बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2025-26 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, यानी कि संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द इंक्लूड नहीं किया गया है। आर्टिकल 112, आर्टिकल 102 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 112 के अंतर्गत संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश कराएंगे। ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसे ही बजट कहा जाता है। वार्षिक मतलब एनुअल, वार्षिक वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ये अनुच्छेद 112 में दिया गया है और इसे ही बजट कहा जाता है। यदि आम भाषा में हम बजट की बात करें, तो बजट सरकार की आय और व्यय को प्रस्तुत करता है कि सरकार को कितनी व्यय, सरकार की कितनी इनकम है और सरकार कितना खर्च करना चाहती है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, तो सरकार आय और व्यय का जो खर्च है उसे ही बजट के रूप में प्रस्तुत करती है कि सरकार की कितनी इनकम है और सरकार कितना पैसा जनता के ऊपर खर्च करना चाहती है। तो ये मेनली बजट होता है। तो मेन पॉइंट ये है कि भारत के संविधान में बजट शब्द इंक्लूड नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है। वैसे नॉर्मली भारत में सबसे पहले फरवरी 1860, फरवरी 1860 में ब्रिटिश शासन काल में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में सबसे पहले बजट पेश किया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली। और जब देश आजाद हो गया तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था शटमुगन चेट्टी ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो उसमें एक नाम आएगा शटमुगन चेट्टी का। तो इस तरह के कुछ फैक्ट हैं जिन पर हम टाइम टू टाइम आपसे बात करते रहेंगे। वैसे अभी तक सबसे अधिक लगातार 10 बार बजट पेश पढ़ने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी के नाम है। और 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया है और निर्मला सीतारमन का यह लगातार 8वां बजट है। तो वित्त मंत्री ने लगातार 8वां बजट पेश करते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अगले 5 वर्षों का एक रोड मैप तैयार किया है। इसे ही बजट कहा गया है, बजट 2025-26। तो आइए बजट के कुछ अंश हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो वित्त मंत्री बजट को पेश करने से पहले विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेती है। बजट एक मनी बिल है, एक धन विधेयक है। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति ने, सॉरी, निर्मला सीतारमन ने जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रपति की प्री परमिशन से 1 फरवरी को संसद में 2025-26 का बजट पेश किया है। तो इसी बजट के कुछ मुख्य अंश हैं। ये निर्मला सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, ये बोल रही हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जो बिल है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। मैं वर्ष 2025-26 के लिए एक बजट प्रस्तुत करती हूँ। इस बजट की मेन प्रस्तावना नंबर 1, यह बजट विकास में तेजी लाने का बजट है। नंबर 2, यह समावेशी विकास सुनिश्चित करने वाला बजट है।
निजी क्षेत्र के निवेशों में यह नई जान डालने वाला बजट है। परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरने वाला यह बजट है। भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों को जारी रखने का ये बजट है। ये निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कुछ ये इसकी प्रस्तावना दी है। तो हम वैसे अभी बात करेंगे इस साल का जो बजट है 2025-26 का, ये 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो निर्मला सीतारमन ने संसद में पेश किया है। सेकंड पॉइंट है, हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अधिक संपन्नता लाने और विश्व में अपना स्थान बनाने और अपने राष्ट्र की अनंत अक्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। ये बजट भाषण के कुछ अंश हैं जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आज हम 21वीं सदी के प्रथम चौथांश तक की यात्रा पूरी कर रहे हैं। हमारे सामने प्रतिकूल भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं जो मध्यम अवधि में वैश्विक आर्थिक विकास में कमी की ओर संकेत करती हैं। मध्यम अवधि में वैश्विक आर्थिक विकास में कमी की ओर संकेत करती हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा विश्व ही आर्थिक मंदी की चपेट में घिरा हुआ है। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी बनी हुई है। फिर भी विकसित भारत की महत्वाकांक्षा हमें प्रेरणा देती है और हमारी सरकार के पहले दो कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए हमारे परिवर्तन कार्य दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाने में हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है बजट की विषय वस्तु। नेक्स्ट है बजट की विषय वस्तु। नंबर 4 पॉइंट है, हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसका मीन्स ये है कि ये कहा गया है कि भारत जो है विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचा है। इस अवधि के दौरान भारत की योग्यता और सामर्थ्य में भरोसा बढ़ता गया है। अगले 5 वर्ष को हम सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में तेजी लाते हुए सबके विकास को सरोकार करने के अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं। महान तेलुगु कवि व नाटककार गुरा जादा अप्पा, देखो ये जो इस तरह के पॉइंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं बजट में, क्योंकि बजट एक गोपनीय डॉक्यूमेंट्स है, एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स है, आर्थिक दस्तावेज है। तो इसमें एक नाटककार का नाम आया है जो तेलुगु कवि हैं। इन्होंने कहा है कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से ही नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, डिजेमेंट मार्टी कार्डियो डिजेमेंट मैनुशियोलियो, अर्थात कोई देश केवल उसकी मिट्टी से ही नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। यानी इसका मतलब यह है कि कोई देश मिट्टी से नहीं होता है, कोई देश उसके लोगों के द्वारा बनता है। तो कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। किसी देश की पहचान वहां की मिट्टी से नहीं होती है, किसी देश की पहचान वहां के लोगों से होती है। ये गुरा जादा अप्पा राव ने कहा है, किसी नाटक में स्टेटमेंट है इनका। तो निर्मला सीतारमन ने इनके स्टेटमेंट को, इनके कथन को आधार मानते हुए अपना एक स्टेटमेंट दिया है। तो इसके अनुरूप हमारे लिए विकसित भारत में शामिल हैं, क्योंकि ये बजट विकसित भारत के रूप में पेश किया गया है। तो निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री बता रहे हैं कि विकसित भारत में हम किसे शामिल कर रहे हैं। हम विकसित भारत में शामिल कर रहे हैं गरीबी से मुक्ति, यानी हम गरीबी को खत्म कर रहे हैं विकसित भारत से। गरीबी का मतलब कि पूर्ण रूप से गरीबी को खत्म करना है, भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे। तो हमारे लिए विकसित भारत में शामिल है क्या, गरीबी से मुक्ति। ये इन्होंने ये अपना स्टेटमेंट बोल रही हैं निर्मला सीतारमण।
100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, यानी कि कोई भी बच्चा बिना पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमारे लिए विकसित भारत में शामिल हैं: नंबर एक, गरीबी से मुक्ति। नंबर दो, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। एजुकेशन तो मिलनी चाहिए, स्कूली शिक्षा, लेकिन कैसी? अच्छे स्तर की, उसका लेवल बहुत अच्छा हो। ये ना हो कि बच्चा पढ़ तो लिया है 5th क्लास तक, लेकिन वो बच्चा अपना नाम भी नहीं लिख पा रहा है। नेक्स्ट, बेहतरीन, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो। अच्छी हो, बेहतरीन मतलब बेस्ट हो, और सस्ती हो, सस्ती मतलब कॉस्टली ना हो, और सर सुलभ का मतलब है कि हर जगह मौजूद हो। नेक्स्ट है 100% कुशल कामगार के साथ रोजगार हो, मतलब सबको रोजगार प्राप्त हो। नेक्स्ट, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं हो। जो भी इकोनॉमी एक्टिविटी चल रही हैं, वहां पर महिलाओं का योगदान कितना हो? 70%। अब महिलाएं घूंघट में घर पर नहीं बैठेंगी। महिलाएं कदम से कदम मिलाकर पुरुष के साथ देश के विकास में योगदान देंगी। और ये भी कितना कहा है? 70%। नेक्स्ट, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। सबका ध्यान रखना है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान किसका रखना है? किसान का। क्योंकि भोजन, खाना कौन मुहैया करा रहा है? वो करा रहा है देश का किसान। तो इन्होंने हमारे विकसित भारत में इन्हें शामिल किया है। देखिए, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो दो तरह के इंसान देख रहे हैं। एक तो वो जो अपनी सिर्फ नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, एक वो जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दे देगा कि अभी हाल ही में बजट 2025-26 में निर्मला सीतारमण ने जो विकसित भारत का रोड मैप पेश किया था, प्रस्तुत किया है। रोड मैप मतलब मॉडल जो पेश किया है, उसमें निम्नलिखित में से किन किन तथ्यों को शामिल किया गया है, या निम्नलिखित में से किसे विकसित भारत के मॉडल में शामिल नहीं किया है। तो ये आपको 6-7 पॉइंट याद रखने हैं। और ये क्लास हम बाईलैंग्वेज यानी कि इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें भी कंप्लीट करेंगे। हिंदी का पोर्शन खत्म होने के बाद हम आपको कुछ इंग्लिश पोर्शन भी आपको दिखाएंगे, तो वहां से ये टॉपिक आप इंग्लिश में भी तैयार कर सकते हैं। तो गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा हो, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हो। देखो, इसके हर वर्ड का एक मीन्स है। अब यहाँ पर क्या दिया है? बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। बेहतरीन का मतलब है कि वर्ल्ड क्लास हमें हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास हो, लेकिन कैसी हो? सस्ती हो, महंगी नहीं होनी चाहिए। सर्वसुलभ मतलब जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, वहां पर ये सुविधा मिलनी चाहिए। मेडिकल, हॉस्पिटलिटी जो फैसिलिटी है वो हर जगह मौजूद होनी चाहिए। और किसान के लिए फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, 6 पॉइंट इस बजट का जो मेन है। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को ध्यान में रखते हुए इसमें 10 पॉइंट और शामिल किए हैं। नंबर एक, कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है, उसे उसका विकास करना है। नेक्स्ट, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है। समावेशी प्रगति के पथ पर सबका साथ लेकर चलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है समावेशी। समावेशी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स होता है कि भारत में हर सेक्टर, हर ग्रुप का विकास करना, कि भारत में कोई भी ऐसा ग्रुप या कोई भी ऐसा सेक्टर ना छूटे जिसका विकास ना हो। नेक्स्ट, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया और को आगे लेकर जाना। नेक्स्ट, एमएसएमई को सहायता देना, सूक्ष्म लघु उद्योग की बात हो रही है, को सहायता देना। नेक्स्ट, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना। नेक्स्ट, जनता अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना। नेक्स्ट है ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है निर्यात को बढ़ावा देना। और 10वां है नवाचार को पोषित करना। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विकास की इस यात्रा में
डेवलपमेंट की जो जर्नी है, इसमें 4 पॉइंट इंक्लूड किए हैं। कै खे गए गए 1 2 3 4। डेवलपमेंट में क्या करना है? पहला पॉइंट है, हमारे 4 शक्तिशाली इंजन हैं। डेवलपमेंट यानी विकास के लिए हमारे 4 फ्यूल हैं, 4 इंजन हैं। क्या है? एक तो है एग्रीकल्चर, कृषि, सूक्ष्म लघु उद्योग, नंबर 2। नेक्स्ट है निवेश, और नंबर 4 है निर्यात। हमारे 4 शक्तिशाली इंजन है ये। दूसरा पॉइंट, ईंधन है हमारे सुधार। नेक्स्ट, हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा है समावेशिता, जो हमने भी बात की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हर ग्रुप, हर वर्ग, हर क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है। और नंबर 4 है, और लक्ष्य है हमारा विकसित भारत। अच्छा, जैसे हम आपको ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसी तरह से निर्मला सीतारमन ने भी 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में इन पॉइंटों को पढ़कर सुना है कि हमारा 2025-26 में ये टारगेट है, सरकार ये काम करना चाह रही है। नेक्स्ट है नंबर 8। इस बजट का उद्देश्य छह क्षेत्र 6 फील्ड में परिवर्तनकारी सुधार करना है। अब यहाँ क्वेश्चन देगा कि बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने 6 फील्डों में जिनमें चेंज करना है, वो फील्ड कौन कौन से हैं, तो हम इनके नाम पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप जब कोई पॉइंट पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस रूप में पूछा जा सकता है। इनसे अलग 5 वर्ष की अवधि के दौरान हमारी विकास अक्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा अक्षमता भी बढ़ेगी। ये 6 क्षेत्र कौन से हैं, 6 फील्ड कौन से हैं जिनमें हमें चेंज करना है, रिफॉर्म करना है? कराधान, टैक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र। थर्ड है शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट, खनन, माइंस। नेक्स्ट नंबर 5, वित्तीय सेवाएं। और नंबर 6 है विनियामक सुधार। तो आगे कुछ डिटेल है। जैसे हमने अभी आपसे डिस्कशन किया था कि विकास की इस यात्रा में, जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की यात्रा में 4 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। और एक पॉइंट है हमारा, हमारे 4 शक्तिशाली इंजन हैं, इंजन ऑफ द डेवलपमेंट। एक तो इंजन है हमारा एग्रीकल्चर, एक है सूक्ष्म लघु उद्योग, एक है इन्वेस्टमेंट, निवेश, और चौथा पॉइंट है हमारा निर्यात, एक्सपोर्ट। दूसरा पॉइंट है हमारा, ईंधन है हमारे सुधार, द फ्यूल रिफॉर्म। ईंधन है हमारे सुधार। थर्ड पॉइंट है गाइडिंग स्पिरिट इनक्लेसिव, हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा है समावेशिता। इनक्लेसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन, विकसित भारत। और लक्ष्य है हमारा क्या? विकसित भारत। तो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट 4 पॉइंट इंक्लूड है। ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सोल, ए कंट्री इज इट पीपल। तेलुगु के जो महान नाट्यकार गुराजादा अप्पा राव का जो स्टेटमेंट है कि ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सोल, ए कंट्री इज इट्स पीपल। कोई देश केवल मिट्टी से नहीं बनता है, कोई देश उसके नागरिकों से बनता है। तो इसमें 5 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। एक्सिलरेट ग्रोथ, सिक्योर इनक्लूसिव डेवलपमेंट, एनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया राइजिंग मिडिल क्लास, इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, और अपलिफ्ट हाउस होल्ड स्टेटमेंट। गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा,
अच्छा, दूसरा पॉइंट था विकास में तेजी लाना, एक्सीलरेटिव ग्रोथ, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों को जारी रखना, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालना और परिवार के मनोभाव में उल्लास बढ़ना। ये बजट की मेन प्रस्तावना है जो निर्मला सीतारमन ने बोला है। डेवलपमेंट मेजरमेंट फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, जो चार सेक्टरों पर फोकस करना है। कुछ योजनाएं हैं: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, डेवलपमेंट एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एनहेंस्ड क्रेडिट थ्रो किसान क्रेडिट कार्ड, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, नेशनल मिशन ऑन हाई वेल्डिंग सीड, मखाना बोर्ड इन बिहार। जो ड्राई फ्रूट्स होता है मखाना, उसके लिए एक बोर्ड बनेगा जो बिहार में है। बिहार में एक बोर्ड बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत इन पल्स, अन्नदाता नारी क्रेडिट कार्ड माइक्रो, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण, इन्वेस्ट इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, पीएम स्वनिधि। इनके बारे में पूरी डिटेल हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। जल जीवन मिशन, गांव में हर घर में जो जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, गांव में कुछ इसी तरह से इसमें टंकियां बनाई जा रही हैं। तो 2028 तक इसका जो टारगेट है ये प्राप्त करना है। पावर सेक्टर में रिफॉर्म है। उड़ान योजना, इन्वेस्टिंग द पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, रिफॉर्म द फ्यूल, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर में हम कैसे रिफॉर्म करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एफडीआई लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम 74 टू 100%। इंश्योरेंस में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में भी 74% ही एफडीआई निवेश किया जा सकता था, लेकिन 2025-26 के बजट में बीमा क्षेत्र में इंश्योरेंस में 100% एफडीआई को अनुमति दे दी गई है। ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड, रेशनल अप्रोच, टैक्स रिफॉर्म, इनडायरेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सरकार के पास पैसा आता कहां से है। छोटा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और करते हैं। देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट है इसी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सरकार जनता के ऊपर पैसा खर्च करती है, तो सरकार के पास जो पैसा है वो आता कहाँ से है। सरकार जो खर्च करती है मनी के रूप में, तो सरकार के पास मनी कहाँ से आती है, सरकार के इनकम के स्रोत क्या है। भाई, किसी की इनकम का स्रोत होगा तभी तो उसके पास कोई मनी या कुछ रुपया आएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि सरकार की इनकम के स्रोत क्या है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है। वो पैसा ही घूम फिर कर
ये भारत की आम जनता के ऊपर खर्च करती है सरकार। तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? तो हम 1 रुपए के बारे में बात कर रहे हैं और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो रुपया कम फ्रॉम यानी सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है? तो आप देखिए, ब्रोविंग एंड अदर लिएबिलिटी 24%। सरकार ने किसी दूसरे देश को जो उधार दिया हुआ है, उस उधार के रूप में सरकार के पास सबसे अधिक पैसा आता है और ये पैसा आता है लगभग 24% के रूप में। यानी कि हमने 1 रुपया माना है, 1 रुपया सरकार के पास आता है, तो 1 रुपया में कहाँ से आएगा? तो 1 रुपए में से 24 पैसे आएंगे उधार के रूप में। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरकार का दूसरा सबसे बड़ा इनकम का स्रोत है इनकम टैक्स, आयकर। अभी हम बात करेंगे कि इस बजट में 2025-26 के बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम को इनकम टैक्स से फ्री कर दिया है। यानी 12 लाख रुपए तक किसी भी नागरिक को कोई टैक्स नहीं देना है। तो सरकार की इनकम का स्रोत क्या है? दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स। सरकार को सबसे अधिक जो इनकम होती है वो आयकर से होती है, इनकम टैक्स। और थर्ड पार्ट है हमारा जीएसटी। सरकार को तीसरे नंबर पर जीएसटी से इनकम होती है और इनकम होती कितनी है? 18%। इसी तरह से यदि फोर्थ पॉइंट देखें तो निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स से सरकार को 17% की आमदनी होती है। तो ये इस तरह से डिवाइड किया गया है, नॉन टैक्स रिसिप्शन, कस्टम्स और यहाँ पर है यूनियन एग्जिस्ट ड्यूटी। तो यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड यदि हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सरकार को सबसे अधिक इनकम कहाँ से प्राप्त होती है। नॉर्मली ब्रोविंग वाला जो पोर्शन है, उधार या ब्याज के रूप में जो पैसा आता है, वो सरकार के रूप वो कम पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन यदि हम बात करें तो ब्रोविंग एंड अदर लिबिलिटी के रूप में सबसे नंबर 1 इनकम होती है यहाँ से, लगभग 24%। यहाँ से क्वेश्चन दो रूप में पूछेगा, यहाँ पर 3-4 पॉइंट देगा और उनसे बोला जाएगा एग्जाम में कि सबसे अधिक इनकम किससे होती है, सेकंड नंबर पर किससे है और थर्ड पर। तो सबसे नंबर 1 ब्रोविंग से, नंबर 2 इनकम टैक्स से, नंबर 3 जीएसटी से और नंबर 4 कॉरपोरेशन टैक्स से। यानी सरकार को यहाँ से सबसे अधिक पैसा प्राप्त होता है। अब दूसरे नंबर पर पूछ लेगा कि ब्रोविंग से कितने परसेंट प्राप्त होता है? 24। इनकम टैक्स से कितनी इनकम होती है? 22%। जीएसटी से 18 और कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर से 17%। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो ब्रोविंग से सबसे नंबर 1, उसके बाद इनकम टैक्स, नंबर थर्ड पर है जीएसटी और नंबर 4 पर है कॉरपोरेशन। इसी तरह से यदि बात की जाए, सरकार को पैसा प्राप्त हो गया है। अब सरकार सबसे अधिक जो पैसा है वो कहाँ खर्च करती है? सरकार का पैसा कहाँ खर्च किया जाता है या कहाँ पर जाता है सबसे अधिक? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, सरकार जो सबसे अधिक जो सरकार के पास पैसा आया है उसमें से सबसे अधिक पैसा किसके पास जाएगा? स्टेट शेयर एंड टैक्स एंड ड्यूटी। केंद्र सरकार सभी राज्यों को टैक्स के रूप में कुछ पेमेंट करती है और सबसे अधिक पैसा सरकार का 22%, यानी जो 1 रुपया आया था उसमें से वो पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा? राज्यों को दिया जाएगा, उनके टैक्स में जो जितना हिस्सा होता है। नंबर 2 पर होता है इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज अदायगी होती है, सरकार भी ब्याज देती है। तो जो पैसा आया है उसमें से 20% पैसा चला जाएगा ब्याज अदायगी में। तो इस तरह से स्ट्रक्चर दी है। नंबर थर्ड पर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्र सरकार की जो स्कीम है, कार्यक्रम, उन पर तीसरे नंबर पर सबसे अधिक पैसा खर्च किया जाता है। और जितना पैसा है उसमें डिफेंस, रक्षा क्षेत्र पर 8%, फाइनेंस कमीशन 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, अदर एक्सपेंडिचर 8%। अच्छा, केंद्र सरकार जो पेंशन देती है उस पर
भारत सरकार का जितना पैसा है उसका 4% भाग पेंशन के उस पर खर्च किया जाता है। तो सरकार को सबसे अधिक इनकम की प्राप्ति होती है जो ब्याज के रूप में पैसा आया है, उधार के रूप में, सॉरी। दूसरा, सबसे अधिक, नंबर दो पर इनकम टैक्स, नंबर तीन जीएसटी और नंबर चार कॉरपोरेशन निगम कर के रूप में। रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर 15.5, 39.4। फिजिकल डेबिट, सरकार का राजकोषीय घाटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पूरे बजट का 4.4% है। सरकार का राजकोषीय घाटा 2025-26 में 4.4 होगा और प्राइमरी घाटा, प्राथमिक घाटा होगा 0.8%। एक पॉइंट ये भी समझना है आपको कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन बजट से कैसे पूछा जाता है। जैसा हमने बताया कि इस बार का जो बजट है सरकार का, ये 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है। अब ये जो बजट है, इसमें सबसे अधिक पैसा किस सेक्टर में खर्च किया जाएगा? तो नंबर वन है डिफेंस। सबसे अधिक रक्षा फील्ड में खर्च किया जाएगा और ये खर्च किया जाएगा 4,91,732 करोड़ रुपए। ये इतने रुपए इस साल 2025-26 में डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र पर खर्च किए जाएंगे। नंबर दो है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास पर है, 2,66,817। थर्ड है होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। और नंबर चार है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। और एजुकेशन पर, एजुकेशन है फिफ्थ पोजीशन पर। तो ये हमें शुरू के स्टार्टिंग के चार या पांच ही याद रखने हैं एग्जाम से रिलेटेड। सबसे अधिक पैसा डिफेंस में, दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास में, नंबर तीन होम, गृह विभाग पर, नंबर चार कृषि पर और नंबर पांच है एजुकेशन पर। तो ये पांच पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर इट आइटम, यानी कि भारत सरकार 2025-26 में सबसे अधिक पैसा किस किस सेक्टर पर खर्च कर रही है। तो सबसे अधिक डिफेंस, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एजुकेशन पांचवें नंबर पर है, हेल्थ पर छठे नंबर पर है और एनर्जी इस बार कुछ नीचे है। ये सब करोड़ रुपए में। 4,91,732 करोड़, यानी लगभग अगर हम बात करें 5 लाख करोड़ रुपए के करीब, ये डिफेंस पर। तो डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर और इसके नीचे है आपका एजुकेशन। एजुकेशन पर इस साल 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1,28,650 करोड़। आइए इस पूरे बजट की कुछ समरी देखते हैं, सारा। आइए 2025-26 का पूरा सारांश देखते हैं, समरी देखते हैं। टोटल रिसिप्ट, कुल प्राप्तियां, जैसे बताया है कि इस साल का जो बजट है वो 50.65 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें राजस्व प्राप्ति होंगी 34.20 लाख करोड़ रुपए। ये कैसे डिफाइंड किया गया है? टैक्स के रूप में 28.37 लाख करोड़ रुपए और कर नॉन टैक्स के रूप में 5.83 लाख करोड़ रुपए। और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 16.44, 16.44 लाख करोड़ रुपए। कुल व्यय, वो थी कुल प्राप्तियां कि कितना सरकार को, कितनी प्राप्तियां होंगी, कितना रुपया प्राप्त होगा टैक्स के रूप में, सरकार कितना खर्च करेगी, खर्च भी इतना ही करेगी, 15.65 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय पर होगा,
39.44, ब्याज के रूप में 12.76, और राज्यों के पूंजीगत अनुदान के रूप में 4.26 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, डेबिट घाटा कितना है? इंपोर्टेंट है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेबिट। ये टोटल जीडीपी का, हमने अभी आपको बताया था ऊपर, 4.4 है। राजस्व घाटा होगा जीडीपी का 1.5%, और प्राथमिक घाटा है 0.8%। ये ध्यान रखना, जो जीडीपी का राजकोषीय घाटा है, ये हर साल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेबिट कितना है टोटल जीडीपी का? 4.4%। सरकार के आय के स्रोत, जिसे अभी बताया था ऊपर, उधार, ब्रोविंग, 24% प्राप्त होता है उधार से। दूसरे नंबर पर है इनकम टैक्स, 22% प्राप्त होता है। और थर्ड पर है जीएसटी, और फोर्थ पर है आपका निगम कर। तो ये शुरू के चार आपको याद रखना है। निगम कर से कितना प्राप्त हो रहा है? 16%, और जीएसटी से 18%। जीडीपी का जो 12% टैक्स प्राप्त होता है, ये डायरेक्ट टैक्स से 7.1, इनडायरेक्ट 4.9। बजट व्यय का वितरण, मनी कहाँ खर्च की जाती है? सबसे अधिक, हाँ, सबसे अधिक होता है राज्यों का हिस्सा, 22% जाता है वहां पर। ब्याज अदायगी में जाता है 22%। केंद्रीय योजनाएं जो हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उस पर 12%। अब यहाँ पर देखिए, डिफेंस में कितना खर्च किया जा रहा है? 8%। मेजर सब्सिडी है 6%। पेंशन पर खर्च किया जाएगा 4%। ये सब्सिडी दी जाती है, जो सरकार सब्सिडी देती है। अब सबसे अधिक जो सब्सिडी है, देखो, वो दी जाती है फूड सब्सिडी। अब यहाँ पर फूड सब्सिडी में क्या है, जैसे गैस के सिलेंडर वगैरह है, तो सिलेंडर पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो खाद्य सब्सिडी में होगी। उसके बाद नंबर 2 पर है फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो किसानों को दी जाती है, यूरिया का जो कट्टा वगैरह है उस पर। और नेक्स्ट है पेट्रोलियम सब्सिडी, 0.12 लाख करोड़ रुपए। ऊपर जैसे हमने बताया कि अभी कितना किस पर खर्च किया जाएगा, रूरल डेवलपमेंट पर इतना है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं बजट 2025 की ऐतिहासिक घोषणाएं। एक एक पॉइंट में हम पूरा बजट देख लेते हैं। विकास पर केंद्रित बजट, वैश्विक तनाव के कारण आर्थिक वृद्धि पर हल्का असर है इस बार, क्योंकि कई देशों के युद्ध चल रहे हैं, तो उससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। 10 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर है, ये हम सारा पॉइंट ऊपर कवर कर चुके हैं। गरीब, महिला और युवाओं के उत्थान पर ध्यान है, ग्रामीण विकास का ध्यान देना है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना है, वित्तीय सुधारों की नई योजनाएं लॉन्च करनी है। पूरे बजट की मुख्य घोषणाएं। धन धान्य योजना 100 जिलों में शुरू की जाएगी। तूर, तोहोर, उड़द, मसूर दालों के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया गया है। इस बजट की मुख्य घोषणाएं हैं 2025-26 में। बिहार में एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। अरे, नेक्स्ट, सरकारी एजेंसियों 4 साल तक दालें खरीदेंगी, जो सरकारी एजेंसी हैं। सब्जी और फलों के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है समुद्री क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इंपोर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो बढ़ाकर कर दी गई है 5 लाख रुपए। सॉरी, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना 5 लाख रुपए।
असम में एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025-26 के बजट में एक यूरिया फैक्ट्री कहां पर लगाई जाने की घोषणा की है, तो उसमें आंसर आएगा असम। इंडिया पोस्ट बनेगा प्रमुख लॉजिस्टिक संगठन। नेक्स्ट, छोटे व्यापारियों के लिए भी विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता अपनाई जाएगी। जूता और चमड़ा उद्योग के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। भारत बनेगा ग्लोबल खिलौना हब। नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निर्माण मिशन शुरुआत किया जाएगा। भारतीय भाषाओं को शिक्षा में प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ नए आईआईटी स्थापित किए जाएंगे। 75,000 नई मेडिकल सीटें अगले 5 वर्षों में बढ़ाई जाएगी। एआई अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट, छोटे कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू किया जाएगा। छोटे विक्रेताओं के लिए यूपीआई लिंक्ड कार्ड जारी किया जाएगा। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा 30,000 रुपये होगी। राज्यों को ब्याज मुक्त धनराशि दी जाएगी। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2047 तक परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जहाज तोड़ने के उद्देश्य के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी। उड़ान योजना के तहत नए शहर जोड़े जाएंगे। बिहार में एक नया हवाई अड्डा बनेगा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। स्वामिक योजना के तहत 40,000 नए घर बनेंगे। 52 नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे। नेक्स्ट, नई खनन नीति लागू की जाएगी। निजी क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड लगा जाएगा। निर्यात बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। बौद्ध स्थलों का विकास किया जाएगा। भारतीय लिपियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना होगी। निर्यात वित्त पोषण को आसान बनाया जाएगा। अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक लाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बीमा क्षेत्र में बता भी था ऊपर, बीमा क्षेत्र में एफडीआई 100% कर दिया गया है। कोई विदेशी कंपनी भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में टोटल का टोटल 100% निवेश कर सकती है। री केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। बीमा क्षेत्र में 100% एफपीआई भी लागू किया गया है। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त की गई है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया है। सीसा व जस्ता पर कोई प्राथमिक शुल्क नहीं होगा। क्रस्ट लेदर पर शुल्क समाप्त होगा। सरल आयकर कानून बनाया जाएगा। टीडीएस दरें सरल होंगी। वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी कर राहत दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों की कर छूट सीमा 1 लाख रुपए है। इसे छोड़िए। और एक है सबसे बड़ी घोषणा, 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो 2025-26 में टैक्स फ्री रखी गई है 12 लाख रुपए की इनकम। और देखिए कितनी अच्छी मौजी बनी हुई है। सरकारी नौकरियों की भर्ती पर कोई नई योजना नहीं है। तो ये 2025-26 का बजट है जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं, जो जो मेन पॉइंट है वो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अच्छा, बजट क्या है, बजट कैसे बनाया जाता है, बजट का प्रोसीजर क्या है, बजट संसद में कैसे पास होता है, बजट की प्रक्रिया क्या है, कितने प्रकार के बजट होते हैं, सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे, वर्तमान में कौन से वित्त मंत्री हैं, तो इन सब पॉइंटों पर हम एक अलग से वीडियो जारी करेंगे। तो वो हमारी एक परंपरागत बजट के नाम पर वीडियो होगी जिसमें बजट का जो कॉन्सेप्ट है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जो आज की क्लास है, ये क्लास हमारी करंट बेस्ड क्लास है, यानी कि केंद्र सरकार का यानी केंद्रीय बजट 2025-26 जो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। तो ये टोटल आपके सामने आज की क्लास में हमने बजट पर आपसे कुछ डिस्कशन किया है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच।